नमस्कार दोस्तों। इस सरकार को यदि अपनी साजिशों से, अपने एजेंडे से और देश के लोगों को लूटने से फुर्सत मिले, तब तो वो इंसाफ की बात सोचे, वो इस देश के लोगों के हित के लिए सोचे। उधर डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल जो दोस्त हैं, माय डियर फ्रेंड, गले मिलते हैं, फादरलैंड गले मिलते हैं। तो वो यदि अपने स्वार्थ से ऊपर उठे तब तो दुनिया में शांति हो, तब तो दुनिया बर्बादी से बची। जी हां, आज ये स्थिति खड़ी है। मैं इसी स्थिति पर शुरुआत करता हूं कि आज हालात क्या है। आज भारत का रुपया बिल्कुल डूबता हुआ दिख रहा है और मैंने जैसे आपसे कहा था कि आने वाले वक्त में ये 100 रुपए का $1 हो जाएगा। जब आपसे आज बात कर रहा हूं तो 95 रुपए से भी अधिक का $1 हो गया है, यानी 95 रुपए क्रॉस कर चुका है डॉलर। अब आप सोचिए, और ये बेस प्राइस, इसमें जब आप चेंज कराएंगे, एक्सचेंज का अलग और वो अलग, तो आपको 97 रुपए का पड़ेगा। जी हां, 97 रुपए का। तो यानी 95 रुपए से अधिक का $1 हो गया है। यानी भारत के रुपए की हालत कितनी बुरी हो गई है, इससे आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और यह है, इस बात का संदेश है जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा करते थे, याद है ना? कहा करते थे, रुपया डूबता है तो भारत की प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है, सरकार की इज्जत गिरती। सुन लीजिए, सरकार तो मरो, आपको शर्म आनी चाहिए। अच्छा, ये मूवी देख, ये आप सोचिए, ये डूब मरो वाले हैं। तो अब बताइए, क्या ये डूब मर रहे हैं? आपको तो नहीं दिखाई देगा, ये डूब मरने वाले लोग हैं भी नहीं, क्योंकि ये असल में आपको लूट के कारपोरेट का पेट भरते हैं और झूठ फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं। तो पहले इसकी बात करता हूं कि कैसे ये कारपोरेट को का पेट भरने के लिए क्या करते हैं। तो इसमें जान लीजिए कि आरएसएस के जो संघ है, इनका आरएसएस, उसके दूसरे जो प्रमुख थे, जिन्हें ये लोग गुरुजी कहते हैं, जिनके नाम पे, उन्हीं गुरुजी पे सब कुछ चलता है, एमएस गोलवालकर, उन्होंने एक किताब लिखी, वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड। जी हाँ, इस किताब को पढ़िए। इस किताब में एक जगह लिखा है कि आप कड़े अनुशासन में रहो, ऐसा ढांचा बनाओ कि समाज आपसे डर के रहे और समाज में असहमति न होने दे। उसे कमजोर करो और इतना कमजोर करो कि वो आपके अनुशासन में रहे। और इसके लिए आपको यदि सत्ता आपके हाथ में लग जाए तो आप सबसे पहले ये करो कि जितनी संपत्तियां हैं, जितना धन है, वो कैसे आप और आपके लोगों के हाथ में हो, कैसे आपके जो पसंदीदा पूंजीपति है, जो आपके साथ खड़े हैं, उनके हाथ में हो। और उसके जरिए पूरी दुनिया को, जो आपका मतलब देश है, उसको, सबको, वहां की जनता को, 80% जनता को कंगाल कर दो। ऐसा कर दो कि वो आपकी दया पर जिए। 20% आपके जो लोग हों वही शासक हो, वही सब कुछ करे, और वो जो करे उसमें जनता वाहवाही करे। हाँ, बिल्कुल सही, यही होना चाहिए जी। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात एमएस गोवालकर ने अपनी किताब में लिखी, इनके सबसे बड़े जो गुरुजी। तो अब आप सोच लीजिए, जिनके गुरुजी ने यह लिखा है, आप उनके पास अपना भविष्य, अच्छे दिन तलाशने गए। चलिए, तो अच्छे दिन पे बात करते हैं। आपको याद होगा कि एक व्यापकम घोटाला हुआ था मध्य प्रदेश में, ऐसा घोटाला जिसने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। सैकड़ों लोग, कुछ तथाकथित रूप से आत्महत्या हो गई, कुछ मार दिए गए, कुछ और हो गया, इस तरह से करके कुछ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। और यह सब कुछ हुआ क्योंकि देश का सबसे बड़ा भर्ती घोटाला था।
वो घोटाला शिवराज सिंह चौहान की सरकार में हुआ था। आज उस पर पर्दा पड़ा हुआ है। सीबीआई ने जितना कुछ निकाला, हालांकि कुछ बहुत निकाला भी नहीं, जितना कुछ निकाला उसके बाद यह स्थिति है कि आप देखें, कोर्ट कह रही है, सीबीआई और सरकार से पूछा अब तक क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। तो साहब, जब सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है अब तक क्या हुआ, तो कोई जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार को फुर्सत नहीं है। दूसरों पर आरोप लगाएंगे, दूसरों पर ये करेंगे। तो साहब, इससे आप समझिए कि जो इस तरह के होते हैं उनसे आप क्या करेंगे। तो ये लूटने का काम करते हैं। तो लूटने का, जैसे मैंने उस दिन बताया था कि आप संकट के क्षणों में, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं इस देश में हम 100 नए एयरपोर्ट बनाएंगे छोटे छोटे जिलों में। जी हां, बहुत अच्छी बात कही। तो आप इस पे देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में 7 नए एयरपोर्ट बनाए गए थे। 7 नए एयरपोर्ट नरेंद्र मोदी ने बनाए और उनमें 7 में से 6 बंद हो गए। यानी 7 बनाए, 6 बंद हो गए। सुन लीजिए, चित्रकूट का बंद हो गया, आजमगढ़ का बंद हो गया, कुशीनगर का बंद हो गया, श्रावस्ती का बंद हो गया, मुरादाबाद का बंद हो गया, अलीगढ़ का बंद हो गया। अब आप बताइए। और आज वही नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उद्घाटन करने पहुंचे थे। तो जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उद्घाटन करने पहुंचे नोएडा में, तो आ रहा था कि भाई इसमें क्या करेंगे। तो उसकी दिल्ली एनसीआर से के लिए तक अभी कुछ नहीं हुआ है। और जब कनेक्टिविटी के लिए ना हुआ हो, ओला उबर जो कैब आप करते हैं वो करीब 2000 लेगी आईटीओ से, दिल्ली के आईटीओ से यदि आप जाएंगे नोएडा एयरपोर्ट तो 2000 रुपया आज की डेट में वसूल रहा है कैब का रेट। और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आपको कितना देना पड़ेगा पता नहीं। तो इसी तरीके से आप ये सोचिए, इन्होंने कनेक्टिविटी कोई दी नहीं और इससे नतीजा ये है कि आपका को लूटने की प्लानिंग कर ली। तो ये लूटने वाली सरकार है, और जब लूटने वाली हो तो आप क्या कहेंगे। तो उससे आप कोई उम्मीद मत करिए। तो ये क्या करते हैं, अब आप एक चीज देखिए, खुद घोटाले करेंगे, सब कुछ करेंगे, चाहे आप पीएम केयर फंड, चाहे जिस पे भी बताओ, राफेल घोटाले से लेके सब पर बात करो, ये किसी पर ना तो जांच कराएंगे, ना एफआईआर दर्ज करेंगे और ना कुछ करेंगे। तब आएगा कि तो फिर ये करते क्या है। तो आप जानिए, कांग्रेस सरकार को बदनाम करने के लिए मैंने कल बताया था कि कैसे धुरंधर 2 फिल्म के जरिए कांग्रेस को बदनाम करने का, यह करने का कि वो तो जो है खिलाफ आंदोलन करने के लिए और उसके लिए विदेशी फंडिंग हो रही थी, ये हो रहा। जबकि जो फंडिंग हो रही थी, जिनको हो रही थी, वो इन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन, और उस समय कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार नहीं थी। यानी बीजेपी के लोगों को फंडिंग हो रही थी, आम आदमी पार्टी के लोगों को फंडिंग हो रही थी, और इन्होंने बदनाम किया था और डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। तो भ्रष्टाचार के आरोप क्या थे वो भी जान लीजिए। सबसे पहले कि एक होता था 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, घोटाला ही सीधे कहते थे पहले ही दिन से, मीडिया भी यही लिखती। दूसरा था कोयला आवंटन, ब्लॉक आवंटन घोटाला, और उसके बाद में तीसरा होता था कि कॉमनवेल्थ घोटाला, चौथा होता था रेल गेट। तो रेल गेट, कोल गेट और न जाने क्या क्या इस तरह से करके घोटालों की सरकार कहते थे। तो अब आज को मैं आपको यह बताने वाला हूं कि हुआ क्या है। 27 जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तो आप सोचिए 27 मार्च 2026 को जो सरकार है उसने जिस तरीके से कोयला घोटाला, और कोयला घोटाले की एफआईआर किन्होंने करवाई थी, बीजेपी के लोगों ने शिकायत दी थी और एफआईआर दर्ज की थी। सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। उसने छिपाया नहीं। आपने कहा कि इसमें घोटाला हुआ है, कांग्रेस की सरकार ने कहा जरूर, यदि घोटाला हुआ है तो हम जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे। उसने एफआईआर दर्ज की और सब कुछ। यही वो केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सीबीआई तो सरकार का तोता है। संघी जज बैठा था, इसलिए ये बोल रहा था। जब सीबीआई सही कर रही थी तो कह रहे थे कि तोता है। बहरहाल कोई बात नहीं।
इनकी सरकार आ गई, इन्होंने चार्जशीट दाखिल की, सब कुछ किया। आज उसमें फैसला आया है, और जो फैसला आया है उसमें कहा अदालत ने कि इस मामले में सुई की नोक बराबर भी कोई सबूत नहीं है। सुई की नोक बराबर भी कोई सबूत नहीं, तनिक भी सबूत नहीं। सीबीआई अपने चिंतन करे कि वो किस एजेंडे पे कर रही है। तो आज कांग्रेस के पूर्व सांसद थे विजय दर्डा, वो बरी हो गए, उनके बेटे बरी हो गए, और उस समय जो कोयला सचिव थे एससी गुप्ता, वो भी बरी हुए। बेचारे बहुत ईमानदार अफसर माने जाते थे, आईएएस खेमे में उन्हें बहुत ईमानदार माना जाता था। और उस समय जो कोयला मंत्री थे वो श्री प्रकाश जायसवाल, वो दुनिया से जा चुके हैं। अब आप सोचिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो उसके पूर्ण तौर पे प्रधानमंत्री थे, वो आज दुनिया से जा चुके हैं, उन पर भी इन्होंने उंगली उठाई, उस जैसे ईमानदार आदमी के जिसके कुछ नहीं है। सोचिए, गांधी नेहरू परिवार के प्रति कितनी झूठ बोले गए, उन्हें भ्रष्ट बताया गया। तो यह है इसका सच। तो यह कोयला घोटाले का तथाकथित सच सामने आया कि अदालत कहती है सुई बराबर भी नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं, अदालत कह रही है। और जब अदालत यह कहती है तो आपको इस पर जान लेना चाहिए कि कैसे क्या हुआ। अब आता हूं दूसरा, जो जिस तरीके से कोयला घोटाले की बात आई, तो इसी पे ही बात कर लेते हैं पहले, कि जिस तरीके से 27 मार्च को जब आप फैसला आता है, ये सब बरी हो जाते हैं। और इसके अलावा कोर्ट ने कहा सीबीआई आरोप साबित करने में पूरी तरह असफल रही। और यही नहीं, विजय दर्डा के पत्र पीएमओ को गए थे, लेकिन आवंटन में उनका कोई रोल नहीं था। यानी जो डॉक्टर मनमोहन सिंह पे आरोप लगा रहे थे, कहीं कुछ नहीं था। और 24.60 करोड़ के कथित लेन देन का भी कोई सबूत नहीं है। यानी कोई मनी ट्रेल नहीं, कोई वो नहीं और कुछ नहीं। और उसके बाद पीएमओ का पॉलिसी डिसीजन था, उसका कहीं धोखेधड़ी या उससे लेना देना नहीं था। तो यह आप समझिए, यह सच है। अब आइए, जब ये होता है तो आप जानिए। अब इसके बाद में आप बात कर लीजिए, एक इन्होंने जो सबसे बड़ा देश का घोटाला बताया था, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। 2008 से इसकी सुगबुगाहट शुरू हुई, और तमिलनाडु के जो डीएमके है उसके नेता थे ए राजा, उन पर जो है वही मंत्री थे, उन पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 122 2G लाइसेंस बिना नीलामी के आवंटित किए। और अनुमानित जो रकम बताई थी कैग ने, वो बताई थी 2.25 लाख करोड़। बाद में उसी कैग ने कहा ये तो हमने ऐसे ही अनुमान बता दिया था। तो अनुमान के आधार पर कैग ने यूं करके बदनाम किया। और कई कंपनियों जैसे स्वान टेलीकॉम, यूनिटेक और ये सबको कहा गया फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी के लीडर्स गए, आम आदमी पार्टी के लोग गए, ये जो कह रहे थे अन्ना सन्ना। और उसके बाद में 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सारे लाइसेंस रद्द कर दिए और इसे कहा गया जांच की जाए। तुरंत जांच हुई, कांग्रेस ने कभी मना नहीं किया। और अब ट्रायल कोर्ट ने जब इस पर फैसला सुनाया तो सीबीआई के जज ओपी सैनी ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। सभी आरोपियों, अभी हाल ही में हुआ। आप सोचिए, सभी आरोपियों को बरी कर दिया, सभी कारोबारी सब बरी हो गए और पाया गया कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं थी, कोई सबूत नहीं है। 7 साल तक रोज डेली सुनवाई करी अदालत ने, इसके बावजूद कोई एक सबूत नहीं मिला। और अदालत ने 1562 पेज का फैसला लिखा है और लिखा है कि सीबीआई की चार्जशीट मिसलीडिंग थी। मिसलीडिंग, सोचिए, जो सेलेक्टिव थी, सेलेक्टिव मिसलीडिंग जिसे बताया जा रहा हो, समझ लीजिए। तो एक में आ गया कि सुई बराबर वो नहीं, एक में आ गया कि सीबीआई की पूरी जो चार्जशीट नरेंद्र मोदी ने दाखिल करवाई वो सब मिसलीडिंग थी। ऐसे ही जैसे कोयला घोटाले में 24 अगस्त
2014 को नरेंद्र मोदी ने आते इसमें सब जबरदस्ती का कराया था। तो ट्रायल कोर्ट के अंतिम फैसले में सीधे सीधे साफ हो गया, तो ये आ गया, अब सारे बरी हो गए। अब आप देखिए इसके बाद में सबसे जिस तरीके से स्थिति है, फिर कॉमनवेल्थ घोटाला कहा गया। वो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2010 में दिल्ली में, और इतना बेहतरीन इंतजाम हुआ था कि दुनिया में भारत की साख बनी थी। दिल्ली की तमाम सारा रेनोवेशन हुआ था, सड़कें बनी थी, और उसमें जिस तरीके से कांग्रेस के नेता कलमानी समेत तमाम लोगों को मुलजिम बना के खड़ा किया गया, और तमाम आरोप लगाए गए कि आयोजन में भारी अनियमितताएं हैं, ओवर इनवाइसिंग है, कुप्रबंधन है, और इस तरह से करके जो नुकसान कहा गया 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार बताया गया। 70,000। बहरहाल सारी जांच हुई और सब कुछ होने के बाद में 29 अप्रैल 2025 को, यानी पिछले साल, उसमें कोर्ट ने फैसला दिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। उसके पहले 2016 में सीबीआई कोर्ट ने फैसला दिया था कि नहीं, कनमानी या किसी भी कांग्रेस नेता या किसी भी अफसर का कोई भी दोष नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। सीबीआई कह चुकी थी, लेकिन फिर नरेंद्र मोदी ईडी का केस फंसाए, जिस पर भी 2025 में फैसला आ गया, और आप जानते हैं कलमानी इस दुनिया से चले। अब आप सोचिए, बेचारे दाग लेके चले गए, जैसे श्री प्रकाश कोयला, कथित कोयला घोटाले में दाग लेके चले गए, तमाम सारे लोग इसी तरह के दाग लेके चले गए। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह से लेके सब पर इन्होंने दाग लगाया। क्या कहा था नरेंद्र मोदी ने, जो पहन के वो सूट, कौन सा, रेन कोट पहन के नहाते हैं, संसद में ही कहा। तो अब आप सोचिए, ये स्थिति है, और इस तरह से किया। इसके बाद में एक केस इन्होंने कराया जिसे कहा रेल गेट, और उस केस में तत्कालीन रेल मंत्री पवन बंसल समेत तमाम उनके भांजे और दूसरों पे आरोप लगा। हालांकि पवन बंसल पर सीधे कोई आरोप नहीं था, यह था कि उनका भांजा उनके नाम पे पैसे ले रहा था। उसमें भी फैसला आ गया, और उसमें आने के बाद में 2012 का केस, पवन बंसल से कांग्रेस ने इस्तीफा लिया, एफआईआर दर्ज की, पूरी जांच करवाई, और कहा कोई नहीं छोड़ा जाएगा, गिरफ्तारियां हुई। और जब कोर्ट ने उसमें अंतिम फैसला लिखा, तो उस फैसले में लिखा कि पवन बंसल को मुलजिम बनाना गौ हत्या के समान था। अब आप सोचिए, और यही नहीं, उसने यह भी कहा कि इसमें जहां पर कुछ करना ही नहीं था, जो पहले ही हो चुका था, यानी जिस व्यक्ति के प्रमोशन के नाम पे 90 लाख रुपए लेने की बात कही जा रही है, वो शख्स पहले ही प्रमोट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। तो फिर भाई ये रिश्वत किस बात की है, बड़ा सवाल। तो अदालत ने उस पर हंसी उड़ाई। उसके बावजूद 2019 के इलेक्शन के दौर में यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी ने ईडी भेज के, सीबीआई भेज के दोबारा परेशान कराने की कोशिश की पवन बंसल। और जब वो पार्टी के कोषाध्यक्ष बने, तब उनके यहां सीबीआई भेजी और सब कुछ भेजा। बहरहाल सबके सामने है कि वो निर्दोष थे। अब आप सोचिए, इसी तरीके से राजीव गांधी पे आरोप लगाया था इन्हीं लोगों ने कि उन्होंने, उनके समय में जो बोफोर्स की खरीद हुई थी, उसमें 64 करोड़ रुपया रिश्वत ली गई है। और रिश्वत लेने वालों में कौन थे? अमिताभ बच्चन के भाई अजिताभ बच्चन का नाम आया था, कुछ और लोगों का नाम आया था। और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौर में, बीजेपी की सरकार के दौर में, उसमें अदालत में सीबीआई ने बताया कि हमने अपनी जांच पे सिर्फ 250 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, अदालत और दूसरी कार्रवाइयों का अलग। यानी इतना खर्च करने के बाद क्या हुआ कि साहब सब निर्दोष हैं, कहीं पे एक पैसे की दलाली नहीं। राजीव गांधी ने तो कहीं उनसे मिले भी नहीं थे, कुछ लेने की बात तो दो। और वही बोफोर्स की तोपें थे जिन्हें सब स्टैंडर्ड करके
राजीव गांधी की सरकार को बदनाम किया गया और सरकार बदल दी गई थी, जैसे मनमोहन सिंह की सरकार बदल दी गई और फिर भ्रष्ट सरकारें आने लगी। उसके बाद सारी सरकारें भ्रष्ट आई। आप देखिए, तो जो स्थिति है तो बदल दी गई और वो बिल्कुल निर्दोष थे, दूध की तरह मिस्टर क्लीन पर आपने गंदगी डाल दी। इसी तरीके से श्रीमती इंदिरा गांधी पर जीप खरीद का घोटाला लगाया गया कि 100 जीपें उन्होंने खरीदी ऐसे ऐसे कर, और उसमें भी इसी तरह से पूरा उसी जनता पार्टी की सरकार में अदालत ने फैसला दिया था कि 100% फर्जी केस। यूं ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में भी। तो ये सरकार बदलने के लिए इसी तरीके से करते रहे, और जब खुद भ्रष्टाचार करते हैं तो जनता पार्टी की सरकार के समय के भ्रष्टाचार में इन्होंने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। मोरारजी देसाई का बेटा सीधे पूरी लेन देन कर रहा था और बीजेपी के नेता कुछ कर रहे थे। तो अब आप सोचिए, इसके बाद में इसी तरीके से जनता दल की सरकार में सारे भ्रष्टाचार हुए, विमान खरीद से लेके तमाम सिविल एविएशन घोटाले से लेके सब कुछ नहीं। और उसके बाद आप देखिए, चाहे गुजराल की सरकार रही हो या देवेगौड़ा की सरकार रही हो या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में तो कफन घोटाला तक हो गया था, कफन घोटाला। और नरेंद्र मोदी की सरकार में कितने घोटाले हुए हैं आप गिन नहीं पाएंगे, कितने घोटाले हैं। चाहे सड़क पे बात कर लीजिए, चाहे स्वास्थ्य पे बात कर लीजिए, चाहे शिक्षा पे बात कर लीजिए, चाहे टेस्ट एजेंसी जो है बनाई गई है सब प्राइवेट अब हो रहा है उस पे हो जाइए, इसी तरीके से तमाम। तो अब आप सोचिए, तो वही स्थिति है और वही दुनिया में कि जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल आज पूरे दुनिया को संकट में ढकेल रहे हैं और उस संकट के कारण सारी चीजें बर्बाद हो, नरेंद्र मोदी उनके गले लगते, उससे सबसे बड़ी बर्बादी भारत की हो रही, क्योंकि भारत बुरी तरीके से फंस गया है। अब तो रशिया ने भी कह दिया कि हम 1 अप्रैल के बाद किसी को भी अब तेल नहीं बेचेंगे, तो जो हमें वहां से आ रहा था वो भी अब संकट हो गया। और अब तक होर्मुज रूट से हमारे सिर्फ 4 जहाज आए, 24 रुके हुए थे, 4 आए हैं, 20 अभी भी रुके हुए। ये भारत के जो है सचिव है, जो प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय के, उन्होंने कहा। अब आप सोच लीजिए, जगह जगह लाइन लग रही है, सब कुछ लग रहा है, चाहे नोट के लिए हो, चाहे कोविड में इलाज के लिए हो, चाहे अब सिलेंडर और उसके लिए पेट्रोल के लिए लाइन लग रही हो, लेकिन सरकार कह रही कहीं नहीं, कुछ है ही नहीं, समस्या ही नहीं। तो अब आप सोच लीजिए आपने कौन सी सरकार चुनी।